फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट तो देखो बहुत ही दुखद है। गुजरात के मोरबी में एक ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से 140 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और इसमें से देखो 47 तो बच्चे थे। कौन से रिवर के ऊपर था ये सस्पेंशन वाला ब्रिज? रिवर माचू के ऊपर। ये देखो ऐसा ब्रिज था। हुआ क्या था? वैसे तो देखो सबसे पहले ये ब्रिज बना था 1879 में, लेकिन 2020 में ना इस ब्रिज को रिनोवेट करने का जो टेंडर है ना, एक कंपनी को दिया गया था, ओरेवा कंपनी को। और 4 दिन पहले ही ये ब्रिज ओपन हुआ था, 2 साल के रेनोवेशन के बाद, 2 साल के रिपेयर के बाद। बट 4 दिन बाद ही, ओपन होने के 4 दिन बाद ही ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया। देखो रीजन बहुत सारे हैं क्यों ये ब्रिज कोलैप्स किया। सबसे पहला रीजन तो देखो ये है, एक ऐसी कंपनी को ब्रिज रिपेयर और रिनोवेट करने का टेंडर दिया गया जिसको इस काम में एक्सपर्टीज ही नहीं हासिल है। ओरेवा कंपनी जो देखो वॉचेस बनाती है, एलईडी बनाती है, उस कंपनी की कोई एक्सपर्टीज नहीं है कंस्ट्रक्शन के काम में। उस कंपनी को टेंडर दे दिया गया ब्रिज को रिनोवेट करने का। तो इस कंपनी ने फर्दर एक और कंपनी है देव प्रकाश सॉल्यूशन, उस कंपनी का सहारा लिया टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कि कैसे ब्रिज को रिनोवेट करना है। बट देखो घटना के बाद पुलिस के द्वारा जो प्रिलिमिनरी जांच की गई उसमें यह कहा गया कि टेक्निकल और स्ट्रक्चरल रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रिज के कोलैप्स के लिए, यानी अच्छे से ब्रिज को रिपेयर नहीं किया गया और 2 साल बाद वैसे ही ब्रिज को ओपन कर दिया गया। एक दावा तो यह भी किया जा रहा है जो इस सस्पेंशन वाले ब्रिज में वायर्स हैं वो वैसे की वैसी हैं, उनको चेंज भी नहीं किया गया। एक तो ये रीजन है। दूसरा देखो, जब देखो ब्रिज को रिनोवेट किया गया 2 साल तक, तो उसके बाद ना फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है लोकल अथॉरिटीज से। लेकिन ओरेवा कंपनी जिसको टेंडर मिला था, उन्होंने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए ब्रिज को ओपन कर दिया, यानी लोकल जो सिविक अथॉरिटीज हैं उनसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, जो कि मैंडेटरी होता है। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये कहा जा रहा है ब्रिज जो है वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड था, मतलब 500-600 लोग थे ब्रिज के ऊपर एक ही समय में। और जिस प्रकार से देखो वीडियो भी वायरल है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कुछ बच्चे जो हैं वो ब्रिज को जोर जोर से हिला रहे हैं, मतलब जानबूझ के काफी तेजी से उस ब्रिज को हिलाया जा रहा है। क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि इस ब्रिज का इस्तेमाल होता था मेनली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ये तो एक प्रकार से टूरिस्ट अट्रैक्शन था। संडे का दिन था और 2 साल बाद ये ब्रिज ओपन हुआ, भारी संख्या में लोग पहुंच गए, ओवर क्राउडेड हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन अब क्वेश्चन भी ये उठता है कि जब देखो पता है इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्यों उनको फर्दर टिकट दी गई? इसी ओरेवा कंपनी के पास 15 सालों का टेंडर है कि 15 सालों तक वो टिकट बेच सकते हैं इस ब्रिज पे जो भी लोग आना चाहते हैं। तो उनको लगा कि हमारा तो पैसा बन रहा है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा टिकट का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इन्होंने रोका नहीं, जितने लोग आ रहे थे सबको टिकट देते गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने सारे लोग जाएंगे कैसे ब्रिज पर, ब्रिज टूट सकता है। तो ये जो मानवीय एरर्स है ना, ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं इस ब्रिज के कोलैप्स के लिए। जैसे ही घटना घटित हुई, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, लोकल पुलिस, आर्मी, कोस्ट गार्ड, तमाम तरह की एजेंसीज लग गई लोगों को बचाने में। लेकिन देखो तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, बहुत से लोगों की तो जान बचाई भी गई, लेकिन फिर भी 140 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो किसी भी हादसे के बाद हमारे देश में जो होता है, क्या होता है आपको भी पता है, जांच का आदेश दिया जाता है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे जिन्होंने ब्रिज को रिपेयर किया, प्रशासन के कुछ लोग जिन्होंने अनुमति दी, और जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनके लिए कंपनसेशन अनाउंस की जाती है। देखो ये रूटीन प्रक्रिया है, हर बार होता है, होना भी चाहिए। लेकिन फर्दर स्टेप्स कम लिए जाते हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार के हादसों को रोका जा सके। उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या फिर कोई पॉलिसी नहीं बनती जिसको फॉलो करके इस प्रकार के हादसों को अवॉइड किया जा सकता है। देखो 2 साल तक आपको पता है कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस रही, लोगों का आना जाना बाहर कम हुआ। तो अब ना लोग बाहर आके
टूरिज्म को एंजॉय करना चाहते हैं। साउथ कोरिया में स्टैम्पीड हुई, भगदड़ मची, 154 लोगों की डेथ हो गई, इसी हफ्ते की ये बात है। तो उसी प्रकार से ना लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए, पहले से ये एंटिसिपेट किया जाए इतनी क्राउड आ सकती है ताकि ऐसे हादसे ना हो, भगदड़ ना मचे। टूरिज्म और ट्रैवल देखो दोनों इकोनॉमी के बहुत ही पावरफुल इंजन हैं, दोनों चलने जरूरी हैं, लेकिन हर जगह जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना वहां पे इन्वायरमेंटल और सेफ्टी ऑडिट जरूर होना चाहिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जिनकी हमने बात की क्राउड को मैनेज करने के लिए। उसी प्रकार से देखो जैसे हिमालयस में आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग घूमने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों पर। तो यहाँ पर ना बहुत सारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज हैं, इस वजह से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा धूम धड़ाके से चल रही है, अंधाधुंध चल रही है। लेकिन देखो अक्सर हमने ऐसा देखा है कि एकदम से छोटा सा भूकंप आता है, लैंडस्लाइड आ जाता है, किस प्रकार से पूरा पहाड़ खिसक जाता है और लोगों की जो जान है वो खतरे में आ जाती है। तो हिमालयन एरियाज में भी टोपोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, उसी के हिसाब से डेवलपमेंट आना चाहिए। ट्रैवलर्स कितने वहाँ पे जा सकते हैं उनका रेगुलेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक डेवलप हो सकता है उसका रेगुलेशन होना चाहिए। और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विभिन्न सरकारें आवश्यक कदम उठाती हैं क्योंकि टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट होता है। बट भैया आप इसके साथ साथ टूरिस्ट को अवेयर करने के लिए भी तो कदम उठाइए ना, टूरिस्ट को अवेयर करने के लिए भी कैंपेन चलाइए कि वो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें क्या ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल तो रिजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहली बार हमारे देश में संविधान में रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया था, किस लिए? वो कुछ कम्युनिटीज जिनको देखो ऐतिहासिक रूप से काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था, जिन्होंने उनको कंपनसेट करने के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया गया था संविधान में। लेकिन बाद में देखो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दिया गया। देखो ये सब जो है ना ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब जैसे एससी ग्रुप में एससी कम्युनिटी के लोगों को ही रिजर्वेशन मिल सकता है, किसी और को नहीं मिल सकता। एसटी कम्युनिटी में सिर्फ शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिल सकता है, किसी और को नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से ओबीसी में भी सिर्फ ओबीसी को रिजर्वेशन मिल सकता है, किसी और को नहीं मिल सकता। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, समझ गए। बाद में ईडब्ल्यूएस का भी प्रोविजन किया गया। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शंस हैं 10% रिजर्वेशन उनको मिला। अब देखो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन मिला ना सिर्फ ओपन कैटेगरी के लोगों को मिला। एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन जिनको प्राप्त है ना उनको ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, ऐसा प्रोविजन किया गया। तो यह भी वर्टिकल कैटेगरी का रिजर्वेशन है। आप बोलोगे सर वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, दोबारा से समझा दीजिए। आप ये स्लाइड देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन समझने के लिए। आप एक बात बताइए, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं उनको कितना % रिजर्वेशन मिला हुआ है? 5%। अब यूं बताइए क्या वो 5% एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव नहीं है। उन मान लीजिए 100 में से 5 सीट्स आरक्षित हैं डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए, तो उसके बाद यह भी देखा जाएगा कि शेड्यूल कास्ट के कितने डिफरेंटली एबल पर्सन होंगे, शेड्यूल ट्राइब के कितने होंगे, ओबीसी के कितने होंगे, ईडब्ल्यूएस के कितने होंगे, वो सब भी देखा जाएगा। तो ये जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स को रिजर्वेशन मिला हुआ है ना वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो बाकी कैटेगरीज में एडजस्ट होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। जबकि वर्टिकल रिजर्वेशन जो है, जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है, ये एडजस्ट नहीं होता, इनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया है लॉ के अंडर। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को आप कह सकते हो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन के अंदर कुछ सीट्स वुमेन के लिए मान लीजिए आरक्षित हो जाती हैं, कुछ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए, कुछ ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से 10% जो कोटा दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ये देखो बर्थ के आधार पर नहीं है। जैसे ओबीसी एससी एसटी वो जो रिजर्वेशन मिलता है वो आइडेंटिटी के आधार पर है, हेरिडिटरी है। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन विरासत में नहीं मिलता, कोई अगर गरीब है तो उसे मिलेगा। एक क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना जरूरी है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को प्राप्त करने के लिए।
एक और चीज देखो, जब हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करते हैं ना, वो सिर्फ ओपन कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए है। वो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस वाला एससी, एसटी और ओबीसी के गरीब लोगों के लिए फिलहाल नहीं है। समझ गए? मतलब ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं ना, उनमें से जो इकोनॉमिकली वीकर है, सिर्फ उनके लिए फिलहाल ये ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन है। इसको चुनौती दी गई थी कहां पर? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये ईडब्ल्यूएस वाले रिजर्वेशन का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी के गरीब लोगों को भी मिलना चाहिए। तो इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, और उसी से पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। राइटर ये कहते हैं, देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने का क्राइटेरिया इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा आसान है कि देश के 98% जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे, सिर्फ 2% अमीर लोग बच जाएंगे। तो फायदा क्या फिर ईडब्ल्यूएस का, जब सारे ही ओपन कैटेगरी के लोग इसमें आना स्टार्ट हो गए, और फिर एससी, एसटी और ओबीसी के गरीब लोगों को क्यों वंचित किया जाए? तो देखो, एक तर्क तो यह दिया जाता है कि ऑलरेडी एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर वो इसमें आएंगे ईडब्ल्यूएस में, तो पहले जो बात की जा रही थी कि ओपन कैटेगरी में जो गरीब हैं उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, तो फिर उनको भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन देते हैं राइटर। अभी देखो रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है, ओवर एंड अबव अप्रोच से। जैसे कि मान लीजिए कोई एससी कम्युनिटी का पर्सन है, अगर देखो वो जनरल की कैटेगरी से ऊपर उसके मार्क्स है ना, फॉर एग्जाम्पल जनरल की कट ऑफ है 100 नंबर, कोई एससी कैटेगरी का पर्सन है, उसे उसके मार्क्स हैं 110, तो वो कट ऑफ से काफी ऊपर है, यानी उसका सिलेक्शन हो रहा है मान लीजिए, तो उसको फिर सीट एससी की नहीं मिलेगी, जनरल की मिलेगी। आपको पता ही है ये चीज, इसे कहते हैं ओवर एंड अबव अप्रोच। मतलब कि अगर कोई रिजर्वेशन वाला पर्सन ओपन कैटेगरी के ऊपर आ रहा है कट ऑफ के मामले में, तो फिर उसे जनरल कैटेगरी की सीट एलोकेट होगी, ना कि रिजर्व कैटेगरी की। और बाद में इस प्रकार से पहले जनरल कैटेगरी की सारी सीट्स फिल कर दी जाएंगी, उसके बाद फिर रिजर्वेशन की कैटेगरी वाली सीट्स फिल की जाएंगी जो एलिजिबल है रिजर्वेशन कैटेगरी में, जिसके जितने ज्यादा मार्क्स हैं। इसे कहते हैं ओवर एंड अबव अप्रोच। पहले आप ओपन कैटेगरी की सीट्स फिल कीजिए, उसमें अगर कोई कैटेगरी वाला पर्सन भी ज्यादा मार्क्स लेके आया है तो उसे ओपन कैटेगरी की सीट दे दीजिए, उसे रिजर्व कैटेगरी वाली सीट मत दीजिए। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ओवर एंड अबव अप्रोच। इसके ठीक विपरीत एक दूसरी अप्रोच भी है, गारंटीड मिनिमम रूल। गारंटीड मिनिमम रूल में क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स प्रोमिस की जाती हैं अलग अलग बेनिफिशियरी ग्रुप से, कि एससी कैटेगरी के पर्सन्स को इतनी सीट्स मिलेंगी, एसटी कैटेगरी के पर्सन्स को इतनी सीट्स मिलेंगी। ये गारंटीड मिनिमम रूल है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो देखो वर्टिकल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कोई पर्सन दोनों कैटेगरी में रिजर्वेशन ले सकता है क्या? आप बताइए, क्या वो एक ही समय में एसटी या फिर एससी हो सकता है? क्या वो एक ही समय में एसटी या फिर ओबीसी हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कि वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट देती है कि एससी, एसटी इनको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाए, तो फिर किस सीक्वेंस में रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो रूट्स हैं, राइटर कहते हैं, अगर एससी, एसटी और ओबीसी को भी ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन दिया जाता है ना, तो दो रूट्स को फॉलो किया जा सकता है। पहला रूट देखो ये है, सबसे पहले आप ओपन कैटेगरी की सीट्स भरो, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज की, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी की। बट देखो इसमें दिक्कत पता क्या है, ओपन कैटेगरी की सीट सबसे पहले भरेंगी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाली। तो ईडब्ल्यूएस में तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, राइटर के अनुसार ओपन कैटेगरी के 98% लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो फिर अगर एससी, ओबीसी, एसटी इनको रिजर्वेशन मिलता भी है तो उनको फायदा नहीं हो पाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। समझ गए? अब दूसरा रूट ये हो सकता है कि ओपन कैटेगरी के बाद पहले वर्टिकल कैटेगरीज का रिजर्वेशन की सीट्स फिल की जाए और ईडब्ल्यूएस लास्ट में फिल की जाए, तब जाके फायदा होगा एससी, एसटी, ओबीसी वालों को भी ईडब्ल्यूएस की सीट्स का। सीक्वेंस मैटर करता है। पहले केस में हमने क्या डिस्कस किया, ओपन कैटेगरी सबसे पहले, दूसरे नंबर पे ईडब्ल्यूएस, उसके बाद वर्टिकल कैटेगरी की सीट्स हैं। दूसरे केस में हमने डिस्कस किया ओपन कैटेगरी के बाद वर्टिकल कैटेगरी वाले रिजर्वेशन, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और उसके बाद ईडब्ल्यूएस। तो राइटर के अनुसार दूसरा जो रूट है वो ज्यादा अच्छा है। इसका फायदा फॉरवर्ड कैटेगरीज के पर्संस को भी होगा, क्योंकि
SC ST और OBC वालों को जिनको अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए हैं उनको ऑलरेडी सीट्स मिल जाएगी अपनी अपनी कैटेगरीज में। बाद में वो EWS की सीट नहीं लेंगे, उनको अपनी अपनी कैटेगरीज में सीट मिल जाएगी। तो लास्ट में देखो राइटर ये सजेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा ना, सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों को ध्यान से समझे तब जाके वर्डिक्ट दे। किसी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी या फिर लूप होल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन पर आपको पता है लिटिगेशंस बहुत ही ज़्यादा आती हैं। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के बेचारों का एग्जाम रुका हुआ है लिटिगेशन की वजह से काफ़ी समय से, MPPCS का, और बहुत परेशान भी हैं। तो इस वजह से जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देना काफ़ी क्लैरिटी के साथ दे। तो ये पूरा आर्टिकल तो देखो हमने डिस्कस कर लिया रिजर्वेशन से संबंधित। अब अगला हमारा आर्टिकल है इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। कंटेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। 1962 में आपको पता है इंडिया चाइना वार हुआ था, इंडिया वो युद्ध हार गया था। अब उस युद्ध को हुए 60 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो 60th एनिवर्सरी के मौके पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। हम देखो डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं इंडिया चाइना वार, जिसको आप पेपर 3 सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हो और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से भी रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। किन परिस्थितियों में इंडिया और चाइना के बीच में वार स्टार्ट हुआ, आखिरकार कौन से रीजन्स थे जहां एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था, तो फिर आखिरकार युद्ध हुआ ही क्यों, किन सर्कमस्टांसिस में वार हुआ, डिस्प्यूट किसकी वजह से पैदा हुआ, इमीडिएट रीजन क्या था, कैसे डिस्प्यूट इवोल्व हुआ, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड में। देखो इंडिया और चाइना दोनों देशों को ऑलमोस्ट एक ही समय पर आज़ादी मिली। जहां इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई 1949 में। शुरुआत में देखो दोनों देशों के बीच रिलेशंस अच्छे थे। क्यों? क्योंकि देखो दोनों देश एशिया की बड़ी सिविलाइजेशंस, लेकिन दोनों को कॉलोनी बनाया गया था वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। तो चाइना और इंडिया दोनों के लीडर्स की एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थी कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने लंबे समय तक रूल किया है इंडिया पर भी और चाइना पर भी, दोनों की एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी थी। नेहरू ये चाहते थे कि एशिया को अब असर्टिव होने की आवश्यकता है। अभी तक यूरोप के कंट्रीज ने कॉलोनी बनाया, एशिया के कंट्रीज को, अफ्रीका के कंट्रीज को, कुल मिला के ग्लोब के साउदर्न कंट्रीज को, गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को। तो नेहरू चाहते थे अब बारी है कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है अपने आप को असर्ट करे, एशिया अपनी खोई हुई ग्लोरी को फिर से हासिल करे। तो नेहरू को यह लगता था ये तभी पॉसिबल है, एशिया एज ए कॉन्टिनेंट तब अपने आप को असर्ट कर पाएगा अगर इंडिया और चाइना एक मंच पर आते हैं, दोनों साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर दोनों के बीच में ही लड़ाई होगी तो फिर एशिया का कॉन्टिनेंट आगे नहीं बढ़ सकेगा, ऐसा नेहरू को लगता था। देखो 1949 में क्या हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तो बहुत कम देश रिकॉग्नाइज कर रहे थे। आज का जो ताइवान है उसको असली चाइना माना जा रहा था विभिन्न देशों के द्वारा। इवन आज का जो ताइवान है यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, उस समय रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था आज के ताइवान को। तो यूएन में जो परमानेंट सीट दी गई थी वो भी ताइवान को ही दी गई थी। आज का जो मेनलैंड चाइना है उस चाइना को यूएन में परमानेंट सीट बाद में मिली, क्योंकि यूएन समेत बड़ी मेजर पावर्स के द्वारा आज के ताइवान को ही असली चाइना उस समय माना जाता था। इवन देखो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल देते हैं, आपने भी सुना होगा, इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट ऑफर की जा रही थी बट इंडिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया चाइना के समर्थन में। हालांकि देखो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं ये सब झूठ है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि डायरेक्टली इंडिया को सीट ऑफर की जा रही हो और ऑफिशियली इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में सीट को ठुकरा दिया हो। हमने एडिटोरियल में आर्टिकल्स डिस्कस करके रखे हैं जिसमें राइटर ये बोलते हैं एक्चुअली यूएसए इनडायरेक्ट सिग्नल दे रहा था कि इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट दी जा सकती है, बट यूएसए ने सीधा ऐसा कोई ऑफर कभी भी नहीं दिया। इनडायरेक्ट सिग्नल्स थे, हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम रही हो, तो ठोस तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ऑफिशियली कभी इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट ऑफर की हो और इंडिया ने रिजेक्ट की हो चाइना के समर्थन में, ये कहते हुए कि चाइना बड़ा हकदार है, आप ये सीट चाइना को दे दीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ, कम से कम ऑफिशियली आप कह सकते हो।
तो देखो 1950 में क्या होता है, चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया। देखो ये बहुत बड़ा हैरानी वाला फैसला था चाइना का। नेहरू चाइना के इस फैसले से खुश नहीं थे। नेहरू को यह लगता था तिब्बत जो है, तिब्बत का स्टेटस उस समय ऑटोनोमस स्टेट का था, ऑटोनॉमी थी तिब्बत के पास। तो कैसे चाइना फोर्स की सहायता से तिब्बत को हड़प सकता है, तिब्बत पर कब्जा कर सकता है। इवन यूएसए समेत दूसरे जो लाइक माइंडेड कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, उन्होंने भी चाइना के इस एक्ट को अपोज किया कि चाइना ऑटोनोमस स्टेट को फोर्स की सहायता से नहीं हड़प सकता। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, ये तिब्बत है मान लीजिए। पहले क्या था, इंडिया का बॉर्डर ना तिब्बत के साथ टच होता था, तो इतनी दिक्कत नहीं थी। डायरेक्टली इंडिया का चाइना के साथ बहुत कम बॉर्डर टच होता था। यहां पे ऊपर देखिए, जिंगजियांग रीजन का थोड़ा बहुत जो हिस्सा था वो टच होता था। और 1948 में वार हो चुका था, आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी पाकिस्तान के पास चला गया था। तो इंडिया का बॉर्डर लंबा बॉर्डर था तिब्बत के साथ, ना कि चाइना के साथ। बॉर्डर डिस्प्यूट की संभावना कम थी क्योंकि इंडिया का बॉर्डर तिब्बत के साथ था। लेकिन जैसे ही चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, इसका नतीजा क्या हुआ, इंडिया का अब चाइना के साथ बॉर्डर टच होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि तिब्बत तो अब चाइना का पार्ट बन चुका था ना। तो इसलिए पहले इंडिया का बॉर्डर तिब्बत के साथ था, लेकिन चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, मतलब अब इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ है। तो देखो ये ऐसा फैसला था जिसने इंडिया और चाइना के बीच के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। सोच के देखिए, अगर चाइना ने तिब्बत को नहीं हड़पा होता, तिब्बत का कब्जा नहीं किया होता, तो आज इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस जिस मुकाम पर हैं वैसे नहीं होते। शायद 1962 का वार भी नहीं होता, गलवान वैली की घटना भी नहीं होती। खैर ये सब चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं। लेकिन हाँ, चाइना के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की जो घटना है, इसे आप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बताते हुए ये सब चीज़ें बोल सकते हो कि इस घटना ने इंडिया और चाइना के बीच के इतिहास को बदल के रख लिया। लेकिन बावजूद इसके नेहरू ने अपोज नहीं किया, नेहरू ने क्रिटिसिज्म नहीं किया चाइना के कि भैया आप क्यों तिब्बत पर कब्जा कर रहे हो, क्या दिक्कत है आपकी। कुछ नहीं बोला नेहरू ने। नेहरू को यह लगता था अगर इंडिया विरोध करेगा चाइना का इस इश्यू पर, तो एशिया की जो यूनिटी है वो प्रभावित हो सकती है, वो कमजोर हो सकती है। इसलिए नेहरू ने कुछ खास बोला नहीं इस इशू पर चाइना के अगेंस्ट। देखो ऐसा भी कहा जाता है कि पटेल ने नेहरू को बोला था कि चाइना की जो इंटेंशंस है ना अच्छी नहीं है। पटेल ने नेहरू को एडवाइस किया था कि चाइना के साथ आपका सारा जो बॉर्डर है ना उसको आप डिमार्क कर लो, भाई ये हिस्सा आपके जुरिडिक्शन में आता है, ये आपका एरिया है और ये हमारा एरिया है। आप एक क्लियर बॉर्डर लाइन डिमार्केट कर लो चाइना के साथ, ताकि फ्यूचर में कोई भी इशू ना आए। लेकिन नेहरू ने इस बात को नहीं माना। नेहरू ने पटेल को रिप्लाई किया, अरे क्या फायदा इस इशू को रेज करने का, हमारी तरफ से तो कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है नहीं, अगर चाइना की तरफ से कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है तो फिर उनको रेज करने दो। अदरवाइज तो जो मैकमोहन लाइन है जिसको लेके 1914 में एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिशर्स के बीच, तिब्बत के बीच और चाइना के बीच, वही फाइनल लाइन है ना। फिर बॉर्डर डिसाइड क्या करना है, 1914 में डिसाइड हुई मैकमोहन लाइन फाइनल लाइन है इंडिया और चाइना के बीच। समझ गए, मतलब पटेल को लगता था कि नेहरू बात करें चाइना के साथ इस इशू पर और एक क्लियर बॉर्डर लाइन को ड्रा किया जाए ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए। नेहरू को यह लगता था हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, चाइना ने अभी तक कोई इशू रेज नहीं किया है, इसका मतलब चाइना को भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि 1914 में जो मैकमोहन लाइन पर एग्रीमेंट साइन हुआ था ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच, उनके अनुसार ये लाइन जो है फाइनल है। बट नेहरू की ये सोच देखो उस समय गलत साबित हुई जब चाइना ने मैकमोहन लाइन को मानने से ही इनकार कर दिया। चाइना ने बोला भैया हम नहीं जानते इस मैकमोहन लाइन को। मैकमोहन लाइन पर जब एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उस समय ब्रिटिशर्स भारत पर रूल कर रहे थे। तो ये तो एक एग्जाम्पल है इंपीरियलिज्म का। आज़ाद देशों के द्वारा मैकमोहन लाइन पर सहमति नहीं बनी है, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया मैकमोहन लाइन को। और देखो नेहरू को 1954 तक ये क्यों लगता था कि चाइना मैकमोहन लाइन को लेकर कोई इशू रेज नहीं करेगा। इसके पीछे रीज़न भी है। नेहरू के विश्वास का कारण ये है कि के.एम.
के.एम. पानिकर उस समय इंडियन एम्बेसडर थे चाइना में। नेहरू ने के.एम. पानिकर को कहा था कि आप बॉर्डर इशू से संबंधित चाइना की इंटेंशंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए। के.एम. पानिकर ने उस समय लेटर लिखा था नेहरू को। चाइना के लीडर्स के साथ कई सारे इशू पर चर्चा हुई, बट किसी भी कन्वर्सेशन में बॉर्डर डिस्प्यूट को नहीं रेज किया गया चाइना के द्वारा, बॉर्डर इशू को चाइना के द्वारा नहीं रेज किया गया। तो के.एम. पानिकर को यह लगा जैसे चाइना ने मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो के.एम. पानिकर ने जो खत लिखे थे नेहरू को, उसी के आधार पर नेहरू को यह लगता था कि चाइना अब मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट नहीं करेगा। शायद चाइना ने मैकमोहन लाइन को मान लिया है। इसके बाद नेहरू गए चाइना में 1954 में और वहाँ पे पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और चाइना के बीच। पंचशील एग्रीमेंट में मेनली 5 बातों पर सहमति बनी: म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, सबसे लास्ट में पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार नैम की भी बात आती है तब भी ये 5 पॉइंट्स लिखने पड़ जाते हैं, लेकिन समय पर याद नहीं आते क्योंकि सेम से है ना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। तो वहाँ पे जाके हम कई बार मेंस में जब लिखने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे के सारे रिकॉल नहीं हो पाते। इसके बाद क्या हुआ, 1957 में देखो चाइना ने एक रोड बना ली। तिब्बत में ल्हासा से लेकर जिंगजियांग रीजन तक चाइना ने एक रोड बना ली जो कि अक्साई चीन से होकर गुजर रही थी। 1 साल बाद जब इस रोड का मैप प्रिंट हुआ चाइनीज मैगजीन में, तब जाके इंडिया को पता लगा कि अच्छा ऐसे ऐसे एक रोड चाइना ने बना लिया है जो कि अक्साई चीन से होकर गुजर रहा है। तो इंडियंस ने इस रोड का विरोध करना स्टार्ट किया। नेहरू ने खत लिखा, उस समय चाइना के प्रीमियर थे जो इनलाई। नेहरू ने चाइना के प्रीमियर को खत लिखा और मेंशन किया कि चाइनीज जो हैं वो मैकमोहन लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, अक्साई चीन जो है वो इंडिया का पार्ट है, ऐसा नेहरू ने खत लिखा था। चाइना के प्रीमियर ने यह रिप्लाई किया कि चाइना मैकमोहन लाइन को ओबे नहीं करता है और इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है वो कभी भी डिमार्केट नहीं हुआ है। तो इस लेटर के बाद तो नेहरू के जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि अभी तक तो नेहरू को यह लगता था कि चाइना ने मैकमोहन लाइन को मान लिया है और इंडिया और चाइना के बीच कोई बॉर्डर इशू नहीं आएगा। बट चाइना के प्रीमियर जो इनलाइन ने जो खत में लिखा कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं और इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर कभी डिमार्केट नहीं हुआ, इसके बाद नेहरू सत्ते में आ गए। इंडिया में ओपोजिशन ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, नेहरू का क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दिया। नेहरू ने अपनी एक पार्लियामेंट्री स्पीच में यह बोला था, अगर देखो इंडिया और चाइना इस हिली रीजन के लिए लड़ते हैं, अक्साई चीन के लिए, तो इंडिया और चाइना सबसे बड़े मूर्ख होंगे, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं उगता है, कोई वेजिटेशन यहां पर नहीं उगती है, ये लैंड इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ये सब चीज़ें नेहरू ने बोली थी अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच में। इसके जवाब में देखो महावीर त्यागी, जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये उस समय एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इन्होंने अपनी टोपी उतारी और अपने सर की तरफ इशारा करते हुए बोले कि देखो इस सर पर एक भी बाल नहीं उगता है, तो क्या ये सर यूजफुल नहीं है, क्या इसे उखाड़ के फेंक दिया जाए। मतलब ना सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा बल्कि देश के दूसरे एक्सपर्ट्स के द्वारा भी नेहरू का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था इस इशू पर। इसके बाद देखो एक फेमस इंसिडेंट घटित हुआ 1959 में, तिब्बत में अपराइजिंग स्टार्ट हो गई। देखो ऑलरेडी तिब्बत के बहुत सारे लोग चाइनीज सरकार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, यानी लोगों ने बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया 1959 में चाइना के रूल के अगेंस्ट। तिब्बतियंस का ये कहना था, हमें चाइना की गवर्नेंस में नहीं रहना है, हमें खुद को अपने आप से गवर्न करना है, मतलब तिब्बत को ऑटोनमी दी जाए या फिर तिब्बत के रूप में अलग से देश बनाया जाए। इस प्रकार से तिब्बत के लोगों की मांग थी। लेकिन जैसे ही ये अपराइजिंग स्टार्ट हुई, चाइनीज सरकार ने इस अपराइजिंग को दबाना स्टार्ट कर दिया, अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे बुद्धिस्ट मोंक और दलाई लामा ये भागकर इंडिया में आ गए, क्योंकि चाइनीज सरकार के द्वारा तिब्बतियंस को मारा जा रहा था बड़ी संख्या में,
अत्याचार हो रहा था। तो दलाई लामा अपने फॉलोअर्स के साथ इंडिया में आ गए। नेहरू ने स्वागत किया दलाई लामा का मसूरी में। मसूरी मतलब वो जगह जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी सिलेक्शन के बाद। तो देखो, जब नेहरू ने दलाई लामा का स्वागत किया, इंडिया ने जब दलाई लामा को शरण दी 1959 में, तो चाइना इससे नाराज हो गया। चाइना को कहीं ना कहीं ये लगा कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ मिलके इंडिया तिब्बत को चाइना से अलग करवाना चाहता है। तो ये संकेत गया जब दलाई लामा का स्वागत किया गया इंडिया में। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, चाइना को यह संकेत गया कि दलाई लामा के साथ मिलके इंडिया तिब्बत को चाइना से अलग करना चाहता है, इसलिए इंडिया ने दलाई लामा को शरण दी है और दलाई लामा का स्वागत किया है। इसके बाद क्या हुआ, 1960 में यानी 1960 में चाइनीज प्रीमियर जो इनलई ये भारत की यात्रा पर आए। इन्होंने एक ऑफर दिया। इनके ऑफर के अनुसार उस समय देखो वेस्टर्न रीजन में भी विवाद था, यानी आज का जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर भी विवाद था। उस समय अरुणाचल प्रदेश का नाम हुआ करता था नेफा, और लद्दाख के क्षेत्र में तो विवाद था ही इस अक्साई चीन को लेके। तो 1960 में जब चाइना के प्रीमियर जो इनलई भारत की यात्रा पर आए, उन्होंने ऑफर ये दिया, ये जो वेस्ट वाला पार्ट है यानी अक्साई चीन, ये आप हमको दे दीजिए, बदले में ये जो अरुणाचल प्रदेश है यानी उस समय नेफा, ये आपका हो जाएगा, हम इस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। लेकिन नेहरू को जो इनलई की ये बात अच्छी नहीं लगी। चाइना के प्रीमियर जो इनलई ने तो एक और प्रपोजल भी दिया था कि दोनों देशों के जो फोर्सेस हैं वो बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूरी पर रहनी चाहिए। नेहरू ने इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, चलो मान लिया ये सब चल रहा था बैकग्राउंड में इंडिया और चाइना के बीच, इमीडिएट रीजन क्या था जिसकी वजह से वार स्टार्ट हुआ इंडिया और चाइना के बीच? इमीडिएट रीजन कहा जाता है नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब यह है कि इंडिया की फोर्सेस धीरे धीरे बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि बॉर्डर तो डिमार्केट था नहीं। मान लीजिए यहां पे थे इंडिया की फोर्सेस, तो धीरे धीरे इंडिया की फोर्सेस आगे बढ़ती रहेंगी, फॉरवर्ड चलती रहेंगी, क्योंकि बॉर्डर डिमार्केट है नहीं। जितना ज़्यादा हो सके उतने एरिया पर इंडिया की फोर्सेस कब्जा करती जाएंगी। बट देखो हुआ क्या, फॉरवर्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते वक्त ऐसी भी सिचुएशन आई कि कहीं कहीं पर इंडिया की फोर्सेस ने चाइनीज बॉर्डर को क्रॉस कर लिया और चाइनीज आर्मी की सप्लाई लाइंस को कट करने की कोशिश की। इससे चाइना को यह लगा कि इंडिया के जो इंटेंशंस हैं वो ठीक नहीं है। तो इसी फॉरवर्ड पॉलिसी के बाद में टेंशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी इंडिया और चाइना के बीच। फाइनली 1962 में युद्ध स्टार्ट हो गया। शुरुआत में माइनर इंसिडेंट्स घटित हुए थे लद्दाख में, उसके बाद चाइना ने फुल स्केल वार स्टार्ट कर दिया दोनों फ्रंट्स पे, अक्साई चीन के फ्रंट पे भी और नेफा यानी आज के अरुणाचल प्रदेश के फ्रंट पर भी। और नतीजा क्या हुआ वो तो आपको पता ही है, आपने सुना ही होगा कि इंडिया को काफ़ी बुरी हार का सामना करना पड़ा इस वार में। असम में एक जगह है तेजपुर, चाइनीज इवन तेजपुर तक पहुंच गए थे। तेजपुर में बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको करेंसी नोट्स जलाने पड़े थे, इस डर के साथ कहीं चाइनीज फोर्सेस के हाथ ये करेंसी नोट ना लग जाएं। नेहरू ने इमीडिएटली यूएस को खत लिखा था और यूके को भी खत लिखा था कि आप हेल्प कीजिए। इससे पहले कि यूएस और यूके से हेल्प पहुंच पाती, चाइनीज आर्मी ने यूनिलेटरल सीज फायर साइन किया और वो वापस लौट गए। इवन देखो नेहरू का जो रेडियो एड्रेस था वो भी आप यूट्यूब पर देख सकते हो, वो भी काफ़ी वायरल होता है काफ़ी बार। नेहरू को उस समय ये लगा था कि असम का एक बड़ा हिस्सा जो है अब इंडिया के हाथ से जा चुका है और चाइना ने उस हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अपनी रेडियो स्पीच में नेहरू इसका जिक्र भी करते हैं। अब देखो 3 बड़े क्वेश्चंस ये उठते हैं कि वार हुआ क्यों, इंडिया वार हारा क्यों और वार के कंसिक्वेंसेस क्या हुए। वार क्यों हुआ ये तो देखो क्लियर है, हमने पूरे बैकग्राउंड के साथ डिस्कस किया। बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से वार हुआ, फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से वार हुआ, इंडिया ने दलाई लामा को शरण दी इसकी वजह से वार हुआ। इसके अलावा देखो एक और रीजन जिसकी वजह से वार हुआ वो ये है, उस समय इंडिया की जो इमेज थी, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर थी वो लगातार बढ़ रही थी। नैम का लीडर था इंडिया,
इसके अलावा और काफ़ी सारी मूवमेंट्स में भी इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल था। चाइना इनसिक्योर महसूस करता था इंडिया से, तो ये भी एक रीज़न था वार का। चाइना चाहता था कि एशिया में इंडिया की डोमिनेंस नहीं इस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो जब ये वार हुआ और इंडिया बुरी तरह से हारा, इंडिया को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। इतनी ह्यूमिलिएशन, मतलब एक तरफ कहाँ इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ का लीडर बना फिरता था, लेकिन अपना युद्ध नहीं जीत सका। इवन नैम के मेंबर कंट्रीज़ ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया। अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो इंडिया की सॉफ्ट पावर थी वो काफ़ी कम हुई। इंडिया की जो नॉन वायलेंस की अप्रोच थी उसको लेके भी लोगों को शक होने लगा, क्या वास्तव में ये जो अप्रोच है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। अब बात आती है इंडिया युद्ध हारा क्यों। इसके पीछे भी देखो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, कोई स्ट्रेटजी थी ही नहीं वार के लिए, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई थी। ऑफिशियल्स आपस में ही लड़ रहे थे। आर्मी चीफ जनरल थिमैया और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन, इनकी आपस में बनती नहीं थी। बहुत सारे इश्यूज को लेकर इनके डिफरेंसेस थे। सबसे बड़ी गलती तो डिप्लोमेटिक लेवल पे हुई। सिचुएशन इस कदर खराब थी तो पहले से इंडिया को तैयार रहना चाहिए था। युद्ध स्टार्ट होने के बाद इंडिया ने यूएस यूके को खत लिखा। इवन देखो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा खराब था। एक तरफ चाइना की जो आर्मी थी पूरी तरह से तैयार थी, हमारी फोर्सेस के पास न कपड़े थे न मैप्स थे, लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा खराब थे इंडिया की आर्मी के। नेक्स्ट पॉइंट, जब देखो सिचुएशन खराब हो गई तो 4th डिवीजन आर्मी को भेजा गया था माउंटेन्स में, लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो जैसा हमने डिस्कस किया एमनिशन था, न राशन था, न मैप थे, और इवन इस डिवीजन को पहाड़ों में लड़ने का अनुभव भी नहीं था। इवन एयरफोर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था इस वार में। अब लास्ट में बात करें कंसिक्वेंसेस की। कंसिक्वेंसेस देखो काफ़ी ख़राब थे। काफ़ी ह्यूमिलिएशन का सामना इंडिया को करना पड़ा, जैसा हमने डिस्कस किया। नेहरू की अच्छी इमेज थी इस वार से पहले वर्ल्ड लीडर्स में, लेकिन नेहरू की इमेज काफ़ी ख़राब हो गई और 2 साल बाद नेहरू की डेथ भी हो गई 1964 में। ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज़ वार में हार का बहुत बड़ा सदमा लगा था नेहरू को। ये बताया जाता है कैसे इंडिया की इमेज अच्छी थी। इंडिया ने कोरियन वार्स को सुलझाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। काफ़ी सारी मूवमेंट्स का इंडिया लीडर था, बट वार के बाद इंडिया की सॉफ्ट पावर ख़त्म हो गई। इंडिया की रेपुटेशन वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। नेहरू को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। पहली बार नेहरू के अगेंस्ट पार्लियामेंट में नो वोट कॉन्फिडेंस आया, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि वार के बाद इंडिया को समझ में आ गया कि डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता है। तो 1962 से लेकर 1965 के बीच काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग की गई इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे फोकस किया गया। 3 साल बाद जब वार हुआ पाकिस्तान के साथ, इन सब का फ़ायदा तब इंडिया को हुआ। पाकिस्तान को यह लगता था कि इंडिया चाइना से अभी भी युद्ध हारा है, इंडिया कमज़ोर है, बट 3 सालों का इंडिया ने अच्छे से यूटिलाइजेशन किया, काफ़ी सारे डिफेंस क्षेत्र में खरीदारी की और 1965 का वार इंडिया पाकिस्तान से जीत सका 1965 में। और बात करें बॉर्डर डिस्प्यूट की, बॉर्डर डिस्प्यूट तो देखो आज तक सोल्व नहीं हुआ है। 2017 में डोकलाम स्टैंड देखने को मिला, गनवाल वैली में वायलेंस देखने को मिला 15 जून को। अभी भी इंडिया और चाइना की जो आर्मी है आमने सामने है लद्दाख में। तो ये हमने बात की इंडिया चाइना 1962 वार की। अब लास्ट में डिस्कशन को क्लोज करने से पहले एक आर्टिकल जो आया था हिंदू में इंडिया चाइना वार से संबंधित, उस आर्टिकल को आप रिवाइज कर लीजिए। मैप में जो आपको ये दिख रहा है नेफा, ये आज का अरुणाचल प्रदेश है। 1972 से पहले इसे नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स तो डेवलप हो ही गई थी। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने अटैक कर दिया 2 फ्रंट्स पे, एक लद्दाख के फ्रंट पे जहां पे अक्साई चीन को लेकर डिस्प्यूट था, और नेफा के फ्रंट पे भी। तो 2 फ्रंट्स पे वार छेड़ दिया चाइना ने। उस समय भारतीय जो जवान थे वो इक्विप नहीं थे सही तरीके से, उनके पास में मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, सर्दियों में लड़ने के लिए कपड़े नहीं थे, लॉजिस्टिक्स नहीं थे। तो इन कारणों की वजह से इंडिया युद्ध हार गया था 1962 का। नेहरू के ऑकवर्ड एड्रेस के बारे में भी जिक्र किया गया है आर्टिकल में। क्या था ये ऑकवर्ड एड्रेस? एक्चुअली हुआ क्या था, चाइना की फोर्सेस जब आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने असम के एक बॉर्डर टाउन बोमडिला को कैप्चर कर लिया था।
तो उस समय नेहरू ने रेडियो पे एक संदेश दिया था असम के लोगों के लिए। नेहरू ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं और हम हर हाल में असम को मुक्त करवा देंगे दोबारा चाइना से। तो देखो कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हो गई थी इस एड्रेस पे कि अभी तो चाइना ने सिर्फ एक बॉर्डर टाउन को कैप्चर किया था, अभी से ये एज्यूम कर लेना कि पूरे असम पे चाइना का कब्जा हो जाएगा और उसके लिए इंडिया प्रयास भी नहीं करेगा, कोई एफर्ट भी नहीं लगाएगा। तो इसलिए काफी बड़ी कंट्रोवर्सी इस पे क्रिएट हो गई थी और असम के लोग काफी नाराज हुए थे कि आपने हमें अधर में छोड़ दिया, यानी पहले से ये एज्यूम कर लिया कि चाइना कब्जा कर लेगा असम पे और हम इंडिया कोई प्रयास भी नहीं करेगा। काफी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था इंडिया को इस वार के कारण। एक्चुअली हुआ क्या, जब चाइना ने वार स्टार्ट किया 20 अक्टूबर को 2 फ्रंट्स पे, तो उस समय नेफा में जो सिविलियन ऑफिसर्स थे उनको लगा कि अब हमारा प्रशासन खतरे में है, इसीलिए 23 अक्टूबर को उन्होंने तवांग को छोड़ दिया और आगे जैसे जैसे इंडियन आर्मी ने रिट्रीट किया, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ने वैसे वैसे रिट्रीट किया। बहुत सारे रिफ्यूजीज आने लगे, तिब्बत से भी, नेफा से भी। कोशिश की गई कि उन रिफ्यूजीज को असम में रिहेबिलिटेट किया जाए और वो भी परमानेंटली। क्यों? क्योंकि देखो उस समय तो ये लगता था कि चाइना ने अब नेफा पे कब्जा कर लिया है, चाइना किसी भी हालत में अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा। वो बात अलग है कि 21 नवंबर 1962 को चाइना ने सीज फायर किया और चाइना वापस लौट गया। लेकिन हाँ, एक आश्चर्यजनक बात यह है कि सीज फायर तो 21 नवंबर 1962 को हो गया था, लेकिन चाइना की जो आर्मी थी वो 21 नवंबर को वापस नहीं लौटी। चाइना की आर्मी वहीं पे थी। चाइना की आर्मी वापस लौटी 17 जनवरी 1963 को। यानी आप कह सकते हैं कि मिलिट्री रूप से 1 महीने वार चढ़ा 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक, लेकिन चाइना की जो आर्मी का स्टे रहा नेफा में वो रहा 3 महीनों तक। 3 महीनों तक चाइना ने क्या किया वहां पे, चाइना की आर्मी ने क्या किया? चाइना की आर्मी ने 3 महीनों तक हर एक कोशिश की कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेंटर्स हैं वहां पे उनको नष्ट कर दिया जाए। जैसे जो सरकारी ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फर्निशिंग्स हैं, वेपन्स हैं, उन सब चीजों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पे जो लोग रह रहे थे नेफा में, उन लोगों को चाइना ने कुछ भी नहीं कहा, किसी वुमन को मोलेस्ट नहीं किया। इवन जो सामान खरीदा गया वहां पे लोकल दुकानों से वो पैसे देके खरीदा गया, चाइनीज उनके लिए गिफ्ट्स लेके आए और हर तरीके से उनको कन्विंस कराने की कोशिश की गई कि हम आपके रिलीजन, कस्टम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब चीजों का सम्मान करेंगे अगर आप चाइना में शामिल होते हो तो। मतलब एक ही है कि चाइना के द्वारा हर रूप से उनको कन्विंस कराने की कोशिश की, उनके दिलों को जीतने की कोशिश की गई। देखो नेफा के आसपास के रीजन की हम बात करें तो ये रीजन हमेशा से पिछड़ा रहा है, क्योंकि टेरेन डिफिकल्ट है, इस वजह से प्रशासनिक जो पकड़ है वो मजबूत नहीं है, विकास ज्यादा नहीं हुआ है इस रीजन में। देखो जब इंडिया आजाद हुआ था 1950 के बाद से ही, 1950 के बाद से ही चाइना और इंडिया में कंपटीशन चल रहा था इस रीजन में। चाइना और इंडिया दोनों चाहते थे कि बॉर्डर एरियाज पे जो लोग रहते हैं उनकी लॉयल्टी, इंडिया चाहता था कि इंडिया की तरफ रहे और चाइना चाहता था कि उनकी लॉयल्टी चाइना की तरफ रहे। इसीलिए जो 1962 में ये वार हुआ, इस वार ने चाइना को एक अपर एज दे दिया। इस वार से चाइना ने शो किया कि हम बेनेवलेंट भी हैं, हमने सीज फायर किया और हम वापस लौट गए। और चाइना ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि हम मजबूत भी हैं, इंडिया आपकी रक्षा नहीं कर सकता, हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। समझ गए? तो देखो उस समय क्या हुआ, जब 17 जनवरी 1963 को चाइना वापस लौट गया, यानी चाइना की आर्मी वापस चली गई, तो हमारे जो ऑफिसर्स थे वो लौटने लगे वहां पे धीरे धीरे। हमारे ऑफिसर्स को एक बात सता रही थी कि अब वहां पे नेफा के जो लोग हैं क्या हमें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम उनको छोड़ के चले गए थे, हम आ गए थे वापस और उनको छोड़ के चले गए थे और चाइना की आर्मी ने हर एक कोशिश की होगी वहां पे उनको अपने पक्ष में करने की। क्या हमको वो फिर से अपनाएंगे, ऐसा भारतीय ऑफिसर्स का डर था। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के ठीक विपरीत वहां के जो लोग थे उन्होंने इंडियन ऑफिसर्स का स्वागत किया, इंडियन ऑफिसर्स को सपोर्ट किया। लेकिन वो इंडियन ऑफिसर्स से नाराज भी थे कि आप हमें ऐसे छोड़ के क्यों गए, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि देखो जो लोग थे नेफा के, उनको पता था कि भले ही इंडिया वीक है लेकिन इंडिया में रहने का फायदा है, क्योंकि पावर को यहां पे नेगोशिएट किया जा सकता है, यहां पे डेमोक्रेसी है। जबकि वहां के लोगों ने चाइना की आर्मी के बारे में खबरें सुनी थी। भले ही चाइना की आर्मी ने नेफा के लोगों को तंग नहीं किया था, लेकिन नेफा के लोगों को पता था किस प्रकार से चाइना की आर्मी के द्वारा तिब्बत के लोगों को दबाया जा रहा था, कैसे तिब्बत के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था चाइना की आर्मी के द्वारा। इसीलिए जब इंडियन ऑफिसर्स नेफा में पहुंचे तो वहां पे नेफा के लोगों ने इंडियन ऑफिसर्स का स्वागत किया, क्योंकि नेफा के लोगों को यह लगता था कि इंडिया में रहना ज्यादा सेफ है। तभी तो कहा जाता है कि चाइना ने 1962 का जो पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री वार था उसे तो जीत लिया, लेकिन लोगों के दिलों को जीतने की जो लड़ाई थी वो चाइना हार गया। तो ये पूरा आर्टिकल था।